ग्रीटिंग्स दोस्तों, मैं कबीर पंड्या फिर से आपके फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस डायनामिक्स की लेक्चर सीरीज़ में हमारा ये तीसरा या चौथा मॉड्यूल है। इसमें हमने पहले गैलीलियो और एरिस्टोटल के जो फंडामेंटल जो बेसिक्स थे वो हमने समझ लिए थे। सबसे पहले लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था, एरिस्टोटल की डिस्कशन किया था और उसके एक्सपेरिमेंट किए थे। फिर आया था गैलीलियो, उससे भी हमने कुछ उसने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे, तो उसके बारे में भी हमने कुछ जाना था। बाद में इन सब का मिक्स करके प्लस अपने खुद के कुछ इंसाइट्स निकाल के हमको न्यूटन ने कुछ लॉज बताया, तो हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में जो पहला नियम है न्यूटन्स का, ओके, वो हमने पढ़ लिया था कि वो कैसे होता है, कि उसमें से स्टेटमेंट है, उसका स्टार्ट ही ऐसे होता था कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है वो एकदम थॉट ऑफ कनेक्शंस के जैसा है कि पहला नियम आएगा तो उसमें बोलेंगे कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ओके, फिर जो स्टेटमेंट था कि जो जैसा है वो ऐसा रहता है, अगर कुछ वेलोसिटी हुई तो वो वेलोसिटी मेंटेन करा रहेगा, और अगर वो एकदम स्टेबल है तो वो स्टेबल रहेगा। दूसरा जो लॉ है उसमें फिर एक एडिशन आता है कि अब पहले लॉज में जो था वो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, लेकिन मान लो अब दूसरे फोर्स में दूसरे रूल में एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, तब क्या होगा? तब जो होगा कि उसका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम में चेंज होगा। तो ये मोमेंटम है वो हमने अच्छे से एक बार कर लिया है, ठीक है, कि मोमेंटम में क्या होता है। आज हम मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, ओके, मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसमें हम कितने वेरिएशंस है, उसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं, और अगर वेलोसिटी इक्वल हुई और मास डिफरेंट हुआ, ये केस एक हो जाएगा। फिर मास इक्वल हुआ और वेलोसिटी डिफरेंट हो गई तो ये दूसरा केस हो जाएगा। और मान लो मोमेंटम इक्वल है लेकिन वेलोसिटी और मास दोनों डिफरेंट है, तब क्या होगा? तो वो एक और केस हो जाएगा। तो ये तीनों कोर्स 1 बाय 1 हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। ओके, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है उसमें नीट और गुजकेट और JEE मेंस में सीधे से सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ जाए, ताकि आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो इसमें से जो हम कंक्लूड करेंगे, जो कंसेप्ट कंक्लूड करेंगे, वो आप सीधा अप्लाई कर सको। तो एग्जाम में आपकी 1 मिनट या 2 मिनट बच सकती है। ओके, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो वेरिएशन होता है मोमेंटम में वो कैसे होगा और कितने केस होंगे। ओके, तो जैसे हम पहला केस है, तो वो पहला केस हम देख रहे हैं कि मोमेंटम चेंज होगा। ओके, तो इसमें मान लो कि एक में है कि वेलोसिटी इक्वल आ रही है, ओके, वेलोसिटी इक्वल आ रही है, और मास जो है वो डिफरेंट आ रहा है, मास जो है वो डिफरेंट है। ओके, तो मोमेंटम में क्या होगा? ओके, और इसको हम मोटे तौर पे इस टॉपिक को ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएशन इन डिफरेंट केसेस, ओके, वेरिएशन ऑफ डिफरेंट केसेस, ऐसा कुछ भी बोल सकते, ऐसा कुछ है। ओके, तो ये वेलोसिटी इज इक्वल और मास डिफरेंट, इसमें क्या होगा? तो जैसे मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम है वो p1 है। ओके, तो ऑब्वियस है उसका मास कुछ होगा जिसको हम m1 बोलेंगे, और उसकी कुछ वेलोसिटी होगी जिसको हम v1 बोलेंगे। फिर एक हमने दूसरा मोमेंटम ले लिया, तो ये जो दूसरा मोमेंटम है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम को बोलेंगे p2, और उसके मास को बोलेंगे m2, और उसकी वेलोसिटी को बोलेंगे v2। फिर हम ये दोनों मोमेंटम है उसका अगर हम रेशियो ले, जैसे p1 अपॉन p2, ओके, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो p1 इज इक्वल टू क्या है? तो बोले m1 v1, और p2 इज इक्वल टू क्या है? तो बोले m2 v2। तो m1 अपॉन v1, m1 v1 अपॉन m2 v2। अब इधर हमको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल है, तो वेलोसिटी इक्वल होगी तो क्या होगा कि जैसे v1 है, ओके,
और v2 है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वो दोनों कट हो जाएंगे। मान लो कि दोनों v के बराबर, ओके, तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो इसमें से आगे अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो क्या होगा कि P1 P2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। और इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे M1 बढ़ रहा है, ओके, मतलब कि पहले ऑब्जेक्ट का मास अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के मास से ज्यादा है तो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दूसरे ऑब्जेक्ट के मोमेंटम से ज्यादा ही होगा, ओके। तो ये एक हम कंक्लूजन बोल सकते हैं पहले केस में कि अगर मास इक्वल नहीं हुए और वेलोसिटी इक्वल हो गई तो मोमेंटम में वेरिएशन कैसे आएंगे। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। डिफरेंट कंडीशन है कि वेलोसिटीज कितनी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और अगर इसको हम ग्राफिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कि देखो एक जैसे हो गया, ठीक है, ऐसे मान लो इधर है, इधर हमने ले लिया मास और इधर हमने ले लिया मोमेंटम, ओके। तो ग्राफ कैसे बनेगा आप सब अब आप सब बोल सकते हो, समझ सकते हो कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ेगा। तो ये होगा एकदम लीनियर ग्राफ होगा, ओके, कि जैसे ये मास जैसे बढ़ेगा जितना बढ़ेगा, ओके, इक्वली प्रोपोर्शन में भी है और इक्वल प्रोपोर्शन में भी और सेम पावर में भी है। तो ये होगा और कंडीशन एक रहेगी कि इधर वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है और इक्वल भी है। ये दोनों भी लिखना पड़ेगा, ओके। वेलोसिटीज वो है कैसी है, इक्वल। तो दोस्तों ये पहला केस हो गया कि वेरिएशन आएगा तो फिर क्या होगा, ओके। तो ये था हमारा पहला केस कि इसमें कैसे रहेगा सब कुछ, ओके। अब हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे जिसमें ये होगा कि कैसे, अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा जो दूसरा केस है वो कैसे बनेगा कि पहले केस में हमने तो वेलोसिटीज आर इक्वल, इफ द वेलोसिटीज आर इक्वल देन व्हाट, तो वो हम डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि अगर मास इक्वल हो गया, ओके, मास इक्वल हो गया तो मोमेंटम में क्या होगा, ओके, मोमेंटम में क्या होगा। तो अगेन वही हम ऑब्जेक्ट लेंगे कि जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसको हम बोलें जिसका मोमेंटम है P1, जिसका मास होगा M1, जिसकी वेलोसिटी होगी V1। दूसरा एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मोमेंटम होगा P2, मास होगा M2 और वेलोसिटी होगी V2। फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे जो हम रेशियो के स्वरूप में करते हैं। तो हम P1 अपॉन P2 लेंगे। अगर अब P1 अपॉन P2 है तो क्या करेंगे, इधर M1 अपॉन V1 और M1 इंटू V1 एंड M2 इंटू V2 ऐसा करेंगे। अब पहले केस में जैसे हमने क्या लिया था, पहले केस में वेलोसिटीज इक्वल थी, अब क्या इक्वल है, अब है मास इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि M1 और M2 कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मान लो कि M1 और M2 का जो वैल्यू है वो M के बराबर है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो M1 और M2 तो इक्वल हो गया, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कंक्लूजन में हमको क्या मिलेगा कि जो रेशियो मिलेगा वो एकदम सीधा मिलेगा, जैसे P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। इसका कंक्लूजन क्या होगा कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी वेलोसिटीज दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज से अगर ज्यादा है तो 110% उसका जो मोमेंटम है वो भी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोमेंटम से ज्यादा ही होगा। मतलब कि अगर ऐसी कंडीशन है कि जैसे मास इक्वल है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा हुई दूसरे ऑब्जेक्ट से तो उसका मोमेंटम भी उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा ही होगा, ओके। तो वो ये दोनों का नेचर ऑलमोस्ट सेम ही है, ओके। तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि वापस जो हमने ये जो कंक्लूड किया है मैथमेटिकली वो हम ग्राफ में देखेंगे कि अगर इसका भी ग्राफ बनाया जाए तो कैसा रहेगा। तो इसका भी देखो ये ग्राफ हम बना रहे हैं, ओके। तो ये तो हो गया, इसको हम मान लेंगे, इस बारे में इसको बोलेंगे ये तो हो गई वेलोसिटी और ये तो हो गया मोमेंटम, ओके। और कंडीशन के तौर पे हमारे पास क्या है, याद रखिएगा ग्राफ में आप जब भी देखो तो कंडीशन तो मास तो है इक्वल है और कांस्टेंट भी है,
ओके, मास तो ऑब्वियस है, कांस्टेंट ही होता है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो लीनियर ग्राफ है। ओके, जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे मोमेंटम बढ़ेगा। जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है उस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा। ये कंडीशन देनी होनी चाहिए कि मास अभी कैसा है, मास अभी इक्वल है। ओके, तो ये एक दूसरा केस था। पहला केस में हमने क्या लिया था, वेलोसिटी इक्वल होगी तो क्या होगा। दूसरे केस में हमने क्या लिया कि अगर मास इक्वल है तो क्या होगा। अब लास्ट केस है जिसमें हम क्या देखेंगे कि अब मान लो कि मोमेंटम है वो इक्वल हो गया। ओके, और मास और वेलोसिटीज में फिर क्या चेंज होगा। तो आप ऐसा सोच सकते हैं शायद कि ऐसा हो सकता है कि मोमेंटम सेम हो और मास और वेलोसिटी दोनों में से एक भी दोनों बॉडी का सेम नहीं हो। ओके, जरा रिवाइंड करके ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है उसको एक बार अच्छे से डिकोड कीजिएगा। ओके, कि क्या कहना हम चाह रहे हैं। कैसे कि जैसे एक केस हम लेंगे, ये केस तो हो जाएगा अपना तीसरा, ठीक है, वेयर द momentum is equal and mass and velocity are not equal. ओके, तो एक केस जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे कोई भी चीज का मल्टीप्लीकेशन अगर सेम हुआ, ओके, तो इसका मीनिंग ये नहीं है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये दोनों सेम हो गए। ओके, ये हो सकता है। ओके, जैसे ये 5 into 4 कर दिया तो ये 20 हो गया, और ये 10 into 2 किया तो ये भी 20 हो गया। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम है, लेकिन 5 = 10 भी नहीं है, 4 = 2 भी नहीं, हालांकि रेशियो इक्वल है। ओके, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आप समझ सकते होगे। ओके, इसमें बहुत अंदर तक हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टैंडर्ड्स में आपने क्लियर कर लिया। ओके, इसमें वापस वही करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इसका मोमेंटम बोलेंगे p1 और उसका मास बोलेंगे m1 और उसका वेलोसिटी बोलेंगे v2। दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे, उसका मोमेंटम बोलेंगे p2, उसका मास बोलेंगे m2 और उसका वेलोसिटी बोलेंगे v2। ओके, फिर क्या करेंगे, दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, तो p1/p2 करेंगे। वापस इधर बनाना चाहिए। ओके, पहला ऑब्जेक्ट है तो उसका मास और उसका ही वेलोसिटी होगा, ऑब्वियस है, और m1 v1/m2 v2। ओके, इस बार देखो, इस बार क्या है कि ना तो m इक्वल है ना तो v इक्वल है, तो ये कटेगा नहीं। कटेगा क्या कि मोमेंटम इस बार हमने कैसा लिया है, इक्वल लिया है, तो p1 और p2 सेम है। मान लो उसकी वैल्यू p1 और p2 की p के बराबर। ओके, तो ये मैथमेटिकली करना रहता है, जैसे p1 p2 काट दिया तो ऐसे हम समझ सकते हैं। ओके, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। ओके, तो इसलिए ये लिखना पड़ता है कि p1 p2 = p लिया है तो p1 और 2 ऑफिशियली दूसरा स्टेप आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा कि p1 = p2 = p, हेंस p1 p/p और तो हो गया कट। तो आगे क्या होगा, अब इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो आ जाएगा m1 v1 = m2 v2। तो इसको कंपैरिजन के फॉर्म में डालेंगे तो m1 के नीचे रहेगा m2 और v2 के नीचे रहेगा v1। तो देखो इधर जो कंक्लूजन मिलेगा वो थोड़ा टेढ़ा कंक्लूजन मिलेगा जो हमको प्रीवियस 2 केसेस में मिला था। इसमें क्या होगा कि मान लो m1 ऑब्जेक्ट 1 का मास ऑब्जेक्ट 2 के मास से ज्यादा है तो 110% ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी से कम ही होगी। ओके, तो ये एक बेसिकली कंक्लूजन है कि m1/m2 = v2/v1 आ रहा है। ये इनवर्सली इक्वलाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक 10 × 2 लिया था और 5 × 4 लिया तो एक ज्यादा होगा तो दूसरे को कम होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर मोमेंटम जो है वो क्या है कि वो इक्वल है। ओके, तो हमको 20 करना ही करना है। तो अगर एक बार हमने 5 × 4 कर दिया तो दूसरा हमको करना है 10 × 2। तो m1 > m2 अगर हुआ, पहले ऑब्जेक्ट का मास अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के मास से
ज़्यादा हुआ तो वो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से कम ही होगा, और ऐसा होगा तभी जो मोमेंटम है वो इक्वल आएगा। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, और ऑब्वियसली इसको हम ग्राफ में थोड़ा कन्वर्ट करेंगे कि ये जो हमने कंक्लूजन निकला है तो ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो इसमें ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा। क्यों? क्योंकि इस बार हमको मास लेना है और वेलोसिटी लेनी है। तो पहले तो क्या था कि एक बढ़ता था, अगर एक बड़ा है तो एक का एक फिजिकल क्वांटिटी बड़ा है तो उसका दूसरा फिजिकल क्वांटिटी भी बड़ा होगा, तो उसका ग्राफ बनाने में हमको दिक्कत नहीं आती थी क्योंकि वो लीनियर बनता था। इस बार क्या है कि एक की फिजिकल क्वांटिटी अगर ज्यादा हो रही है दूसरे से तो उसकी ही दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पहले की फिजिकल क्वांटिटी से कम ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो मास ऐसे बढ़ेगा तो वेलोसिटी किधर जाएगी? नीचे जाएगी। और मास मान लो हमने कम किया, जैसे जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 लेस देन अगर m2 हो गया तो क्या होगा? तो v1 हो जाएगा ग्रेटर देन v2। तो जैसे जैसे मास घटेगा, मास डिक्रीज होगा, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। ओके, तो इसको हम ग्राफ में ऐसे बोल सकते हैं कि चलो मास हम घटा रहे तो वेलोसिटी भी बहुत कम हो जाएगी, बस जीरो नहीं होगी। ओके, और जैसे जैसे हमने मास बढ़ा रहा है तो क्या होगा कि वेलोसिटी तो बहुत कम होती जाएगी, बस जीरो नहीं होगी। तो उसका ग्राफ इस टाइप का थोड़ा बनेगा, इसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो बोल भी सकते हैं। ओके, तो ये ग्राफ बनेगा। और गिवन कंडीशन में क्या होगा कि भाई जो p है, मतलब कि जो मोमेंटम है, तो वो मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये तीन केसेस है मोमेंटम के रिस्पेक्ट में। ओके, तीन फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंटम, मास और वेलोसिटी। तो तीनों में से कोई भी एक इक्वल हो जाए तो बाकी की दो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसे बिहेव करेगी, उसका अपने आप में क्या रिश्ता है वो हमने मैथमेटिकली भी देखा और ग्राफिकली भी देखा। और फिजिकली हमको ये समझना है, हमको ये फील करना है कि अगर ऐसे एक फिजिकल क्वांटिटी सेम हुई तो ऑब्वियस है दूसरी क्वांटिटी में ही चेंज होगा क्योंकि तीसरी क्वांटिटी भी अलग है। ओके, तो ये अच्छे से आप आई होप कि आपने समझ लिया होगा। और भी ज़्यादा समझना है ओके, और भी कोई भी क्वेश्चन आपको बच रहा है, कोई क्वेरी हो रही है, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। कोई सजेशन है, वैल्यू एडिशन है ओके। एक मोमेंटम एक्चुअल में क्या है वो इसकी जस्ट प्रीवियस सेशन में ही मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो अगर आपको ये इसमें मोमेंटम से आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वो अच्छे से देख सकते हैं। पूरा एक सेशन मैंने मोमेंटम को डेडिकेट किया है ओके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।